हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है लर्न विद रूबी खान के साथ। आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह है इतिहास का बुक 1, मतलब आप लोगों के 12वीं कक्षा में 3 बुक है, तो मैं बुक 1 का लेकर आई हूँ। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, मतलब पार्ट 1 है, ठीक। इसमें चैप्टर 1 पिछली वीडियो में मैं पढ़ाई थी। चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर। पहला वीडियो आप नहीं देखे तो उसको जाकर ज़रूर देख लेना इसका, ठीक है। मैं रिवीजन के लिए लेकर आ गई हूँ, इसको आप जल्दी जल्दी देखिएगा। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों का अर्थ निकाला। मतलब जो ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि थी ना, जो पढ़ा नहीं जा सका, तो इन्होंने पढ़कर मतलब उनका अर्थ निकाला। इसका नाम याद रख लेना, सब इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा आपको 2-3। तो आरंभिक राज्य, महाजनपद कितने थे? तो आरंभिक राज्य में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई। भारत में लगभग 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद। तो महत्वपूर्ण, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दे रही हूँ आप लोगों के। मगध इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी और पांचाल। तो 16 महाजनपद में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो अभी के वर्तमान बिहार में था। क्या था? अभी के वर्तमान बिहार में। मगध का शासन कैसा रहा, ठीक है। तो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो थी उपजाऊ थी। गंगा घाटी के किनारे ये मतलब था मगध, तो यहाँ की मिट्टी क्या होगी? उपजाऊ होगी। और इस शासन काल में लोहे का औजार हमेशा, मतलब बहुत अत्यधिक इसका उपयोग किया जाता था, लोहे का। नदियों के द्वारा परिवहन, मतलब नदियों के द्वारा व्यापार होता था। और हाथियों की उपलब्धता, क्योंकि जंगल होता था, तो जंगल में क्या थे? हाथी अधिक थे। तो हाथी भी, मतलब युद्ध करने जाते हैं ना जब राजा, तो अपने साथ हाथी लेकर जाते, तो हाथी की उपलब्धता भी थी। मगध के प्रमुख राजाओं में बिंबिसार थे। मतलब बिंबिसार एक ऐसे राजा थे जो इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। और ये हर्यक वंश थे से। कौन से वंश थे से? हर्यक वंश से थे, ठीक है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे। कौन थे? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन थे। इन शासन, मतलब हर्यक वंश को पितृवंश मतलब कहा जाता है, कि मतलब पिता का हत्या करने वाला पुत्र। मतलब बिंबिसार का हत्या किसने करवाया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का हत्या किसने करवाया? उदयन ने। क्यों करवाया? गद्दी के लिए करवाया, शासन करने के लिए करवाया, ठीक है। मगध की राजधानी प्राम में राजगाह यानी कि आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम है। अब बिहार में राजगीर है ना, जहाँ पे घूमने पर्यटक ज़्यादा जाते हैं, तो वही राजधानी थी पहले। कौन? मगध की क्या थी? राजधानी थी। बाद में इसको बदलकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदयन ने, कौन थे? उदयन, अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र कर दिया, जो अभी का पटना है। पटना जो है ना, वो बाद में पाटलिपुत्र था। किसने इसका नाम किया बदलकर? उदयन ने। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पे। इसका शासन कैसे स्थापित हुआ आखिरकार? तो इसकी एक कहानी इंटरेस्टिंग है। मतलब एक धनानंद राजा थे जो नंद वंश से थे। तो धनानंद राजा ने चाणक्य का मतलब इंसल्ट किया था, मतलब उसको बेइज्जत किया था। तो उसी टाइम में उसने कसम खाई थी, शपथ लिया था कि मैं इस धनानंद राजा को, ये धनानंद के राजा के मतलब शासन काल को मैं तहस नहस कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मगध साम्राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। तो फिर उन्होंने शपथ ली। और उसके बाद एक साहसी बालक चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण करवाकर फिर उसको राजपाट करवाया, और उसी ने नेता चुना, और उसका मंत्री फिर जाकर कौटिल्य ही बना। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चंद्रगुप्त इसी तरह से फिर वो उत्तराधिकारी बना। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। इन्होंने मगध बिहार में धनानंद को हराकर शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। धनानंद को, ठीक है, याद रखना। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से अखंड भारत की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अखंड भारत की स्थापना की। किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य उनमें मंत्री बने।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघनास्तीज आए। कौन आए? मेघनास्तीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेघनास्तीज कहाँ के? यूनानी राजदूत थे जो इन्हीं के दरबार में काम करते थे। इनकी एक पुस्तक है इंडिका, उसको याद रख लेना। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अब आते हैं हम सम्राट अशोक के बारे में, जो महत्वपूर्ण है। तो मौर्य वंश के जो सम्राट अशोक है वो मतलब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनके पोते हैं और इनके पिता का नाम बिंदुसार था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था और मतलब फिर उसके बाद इन्होंने इसके बेटे अशोक ने गद्दी संभाली। तो मौर्य वंश के महान शासक ये मतलब बने। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र मतलब पोते थे। शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व रहा इनका। इन्होंने अपने शासनकाल में एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी जिसको कलिंग युद्ध कहते हैं। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध त्याग दिया, मतलब इतना मतलब उन्होंने उसमें लोगों का कत्ल किया, लोगों को मारा। उसके बाद इनको ये बहुत बुरा लगा कि मैंने बहुत मतलब लोगों की जान ले ली है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? युद्ध त्याग दिया। इन्होंने फिर धम्म नीति अपनाई। धम्म नीति जिसमें अहिंसा, सहिष्णुता, माता पिता और बड़ों का सम्मान और सभी धर्मों का आदर था। अशोक जो थे वो किस धर्म को मानने वाले? पहले तो दूसरे धर्म को मानते थे, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म से मतलब इन्होंने बहुत प्रभावित हुए बौद्ध धर्म से। उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए स्फूत मतलब उनकी मूर्तियाँ बनवाई। स्फूत विहार और मठ बनवाए, मतलब जगह जगह उनकी मूर्तियाँ बनवाई। बौद्ध धर्म का मतलब ये एक ऐसे शासक थे अशोक जिन्होंने इनका प्रचार बहुत किया अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का। और इन्होंने मतलब कहाँ कहाँ जाकर, भारत में तो किया ही, श्रीलंका में भी किया और मध्य एशिया में भी इसका प्रचार प्रसार किया। अशोक के मतलब कुछ शिलालेख है, मतलब इन्होंने कुछ अपने शासनकाल में अपने लेख लिखे थे। अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश। तो अधिकारियों और प्रजा के लिए जो संदेश लिखा जाता था वो प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभ पर लिखवाया जाता था। इन्होंने ही मतलब इनकी जो शिलालेख है वो सब ने पढ़ा है और जो बाकी जो राजा थे उनका शिलालेख नहीं पढ़ा जा सका। इन्होंने ब्राह्मी लिपि का भी इस्तेमाल किया है और प्राकृतिक भाषा का भी इस्तेमाल करते हुए अपना शिलालेख तैयार करवाया। अब हम प्रशासनीय व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी राज्य को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट कौन होते हैं? प्रशासन। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहला राजधानी पाटलिपुत्र तो था ही और 4 प्रांतीय केंद्र थे। मतलब प्रांतीय किसे कहते हैं? राज्य को कहते हैं। जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोशिली और स्वर्णगिरी। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना। कर संग्रह करना मतलब टैक्स इकट्ठा करना। विशाल सेना इन्होंने रखी हुई थी। जासूसी व्यवस्था इनके पास अच्छी खासी थी और न्याय प्रणाली की व्यवस्था मजबूत थी। अर्थ कृषि में हल का प्रयोग होता था और सिंचाई व्यवस्था अच्छी खासी थी। कृषि कर मतलब कृषि पर भी टैक्स लिया जाता था। शिल्प मतलब जो हाथ से मतलब काम किए जाते हैं, जैसे लोहे के औजार या कुम्हार या बढ़ई या लोहार। उस समय मतलब इस शासनकाल में लोहा अत्यधिक उपयोग हुआ है। व्यापार की बात कर लें तो पंचमार्क सिक्के मतलब पंचमार्क मतलब निशान होता था सिक्के पर, और स्थल एवं जल मार्ग से क्या होता था? व्यापार होता था। नगरों का विकास अच्छा खासा हो गया था। अब हम आते हैं समुद्रगुप्त की बात कर लेते हैं। तो गुप्त से समझ लो, गुप्त काल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि इतिहास के लिए। गुप्त काल को ही स्वर्ण युग काल कहा गया है। और तो भारत का इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो इसमें आपको जैसे कहते हैं तो गुप्त काल में आप लोगों को मैं बता देती हूँ, एक रिकॉल कर देती हूँ। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके बाद समुद्रगुप्त भी इसी शासनकाल में थे, कुमारगुप्त भी इसी शासनकाल में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसके शासनकाल में फैयान भारत आया था। फैयान याद रख लेना, कौन आया था? फैयान आया था भारत का मतलब दौरा करने के लिए फैयान। उसके बाद जो मतलब समुद्रगुप्त की बात कर लेते हैं तो ये सबसे मजबूत शासक कहलाया अपने शासन का, और भारत का इसे नेपोलियन भी कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग बस्ती की रचना
हरिसेन ने संस्कृत में की थी। ये ऑब्जेक्टिव में आता है पर्यायपरस थी। तो इसकी रचना किसने की? हरिसेन ने की, जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, मतलब समुद्रगुप्त के शासनकाल में राजकवि थे। और इसमें आता है एक कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अब गुप्त शासकों का इतिहास जान लेते हैं। यहाँ का साहित्य बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, यहाँ का साहित्य बहुत अच्छा था। सिक्के सोने के चलते थे। किसके चलते थे? सोने के। और अभिलेख की सहायता से लिखा गया, मतलब अभिलेख जो मतलब उसका इतिहास लिखा गया वो उस अभिलेख की सहायता से लिखा गया। इसे स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। अब आते हैं हम गृहपति। गृहपति किसे कहते हैं? गृहपति घर का मुखिया होता है, या फिर जो मतलब अमीर ज़्यादा, मतलब जो अमीर शासक होता है उसको भी गृहपति कहा गया है। मनुस्मृति तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। इसमें विवाह का भी बात कहा। और अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। उस समय ब्राह्मण मतलब जमींदार थे, मतलब एक तरह से मतलब जमींदारी वैसा टैक्स उछलने का काम कौन करते थे? ब्राह्मण लोग ही करते थे। तो मतलब इन जो जमींदारी वाला काम भी यही करते थे। तो लोगों से टैक्स लेना, भूदान लेना, फिर उसके बाद ज़मीन इनको दान में दे दिया जाता था। इसी को ही अग्रदान, दान करना, भूभाग मतलब ज़मीन को दान करना ही अग्रहार कहलाता है। ये सब मैं ऐसे बता दे रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है मतलब आ सकता है कि गृहपति किसे कहते हैं, अग्रहार किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन। उनकी जीवनी के लेखक मतलब वानभट्ट थे। वानभट्ट ने इनकी जीवनी लिखी थी। और उस समय मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है इनके शासनकाल में, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी थी। और उसे कौन से नाम से पुकारा जाता था? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता था। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता। पेरिप्लस, इसको क्या कहते हैं? यूनानी भाषा का ये शब्द था जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। दूसरा है एरीथ्रियन। यूनानी भाषा में इसे लाल सागर कहा गया। लाल सागर को क्या कहा गया है? एरीथ्रियन। और समुद्र यात्रा को क्या कहा गया? पेरिप्लस। अभिलेख पूछेगा कि अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, मतलब लिखा होता है इतिहास उनका। वो शासन काल में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसी उनकी व्यवस्था थी, उसी को अभिलेख कहते हैं। ठीक है। हर्षवर्धन, अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? चीनी यात्री। कौन? उसका नाम है सुएन त्सांग। कौन आया था? सुएन त्सांग। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि इस सबको पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला कि इस काल में राज्य क्या हुए? सुदृढ़ हुए, मतलब राज्य बहुत विकसित हुए। साम्राज्य का अच्छा खासा निर्माण हुआ, कृषि, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। और भारत की राजनीतिक आर्थिक की व्यवस्था, मतलब आर्थिक व्यवस्था की नींव पड़ी उस समय। ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक ज़रूर किया करो, और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। एग्ज़ाम से पहले इसको देख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।